जब भी समुद्री लुटेरों का जिक्र आता है तो जहन में दो तरह की तस्वीर उभरती है। एक जो रहस्य और रोमांच से भरी फिल्मी कहानी जैसी है, दूसरी वो जो गरीबी और बेबसी से उपजे आक्रोश की है। हम इस वीडियो में सोमालिया के उन समुद्री लुटेरों की बात कर रहे हैं जो पिछले दशक के आखिरी में दुनिया भर की खबरों में सुर्खियों में रहे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये समुद्री लुटेरे कैसे ताकतवर बने और इनका काम करने का तरीका कैसा था, और हम अब क्यों इनके बारे में कुछ नहीं सुनते। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नौसेना के अभियान इस संदर्भ में कितने प्रभावी रहे। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे बड़े तटीय क्षेत्र वाला अफ्रीकी देश है। इसका तटवर्ती क्षेत्र करीब 3,300 किलोमीटर लंबा है। सोमालिया का 2% से भी कम हिस्सा कृषि योग्य है। ऐसे में कई पीढ़ियों से सोमालिया के लोगों के लिए मछली पकड़ना जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन रहा है। 2 दशक से चले आ रहे गृह युद्ध के कारण न तो देश के पास कोई स्थायी सरकार है और न ही कोई सेना। समुद्री सीमाओं और मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगहबानी के लिए नौसेना नहीं होने से बड़ी बड़ी विदेशी नौकाएं अक्सर देश की समुद्री सीमाओं में अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए घुसती रहती हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक ये नौकाएं करीब $300 मिलियन कीमत की मछलियां चुरा कर ले जा चुकी हैं। इसके अलावा कई यूरोपीय देश यूरेनियम, सीसा और पारा युक्त औद्योगिक कचरा भी सोमालिया के जल क्षेत्र में फेंकते रहे हैं। इन विदेशी गतिविधियों का सोमालिया के लोगों पर घातक असर हुआ। वे न केवल अपनी जीविका के साधन खो बैठे, बल्कि उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी जूझना पड़ा। अपने अस्तित्व को खतरे में देखकर आखिरकार सोमालिया के लोगों ने उन विदेशी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया जो अरसे से उनका शोषण करते आए थे, लेकिन ये महसूस करने के बाद कि इन विदेशी ताकतों को खदेड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। सोमालियाई मछुआरे गृह युद्ध में शामिल स्थानीय विद्रोह सरगनाओं से संपर्क साधने लगे और उनसे मिले आधुनिक हथियारों से विदेशी ताकतों को खदेड़ने के अलावा उनके द्वारा चुराई गई मछलियों को भी वापस हथियाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही सोमालिया के समुद्री लुटेरों का दौर शुरू हो गया। मोटी कमाई करने के लिए सोमालियाई विद्रोहियों ने धीरे धीरे मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं की जगह बड़े बड़े तेल वाहक और कंटेनर ले जाने वाले जहाजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई महीनों की योजनाओं के साथ लूट की इन वारदातों को अंजाम दिया जाने लगा। इन अभियानों के लिए जरूरी पैसे, हथियार और प्रशिक्षण सोमालिया के विद्रोही सरगनाओं और यमन के मौजूद उनके सहयोगियों की ओर से दिए जाते रहे। घोर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे सोमालिया के युवा बिना कुछ सोचे समझे समुद्री लुटेरों के दस्तों में शामिल होने लगे। पश्चिम एशिया से तेल लेकर निकलने वाले और सवेज नहर से होकर यूरोप की ओर जाने वाले मालवाहक जहाजों सभी को सोमालिया के जल क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। सोमालियाई समुद्री लुटेरे समुद्र से गुजरते इन जहाजों में से पहले आसान निशाना चुन लेते थे और फिर रेडियो सेट का इस्तेमाल कर जहाज के चालक दल की ओर से रेडियो तरंगों के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेशों को जान लेते और फिर कई किलोमीटर तक जहाज का पीछा करते थे। शुरू में देखने में ये आम मछुआरों जैसे लगते थे, लेकिन जहाज के करीब आने के बाद हथियारों से लैस ये लुटेरे चुपके से जहाज में घुस जाते थे और चालक दल के सदस्यों को बंधक बनाने के साथ ही जहाज के सारी संचार की व्यवस्था को ध्वस्त कर जहाज को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते थे। इसके बाद लुटेरे जहाज को चालक दल समेत अपने कब्जे वाले बंदरगाह पर ले जाते और फिर फिरौती के लिए बातचीत शुरू करने का इंतजार करते। आमतौर पर एक तेल वाहक जहाज में $1.5 करोड़ का तेल लदा होता है।
शुरू में ये लुटेरे इस तेल को बेचकर पैसा उगाने की रणनीति अपनाते हैं। हालांकि जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया कि तेल को बेचकर मिलने वाली रकम की बजाय जहाज और उसके चालक दल के सदस्यों के बदले मिलने वाली फिरौती की रकम बेहतर सौदा है। औसत फिरौती की ये रकम $2.5 करोड़ होती थी। फिरौती की रकम मिल जाने के बाद समुद्री लुटेरों का अगला कदम लूट के इन पैसों को आपस में बांटने का होता था। लूट के पैसों का 10% हिस्सा उस बंदरगाह का होता था जो कब्जा कर लाए गए जहाजों को अपने यहाँ लंगर लगाने देते थे। 30% हिस्सा सोमालिया के विद्रोही सरगनाओं और यमन के उन साथियों के हिस्से में जाता। बाकी बचा 60% हिस्सा जान को खतरे में डालकर जहाजों का अपहरण करने वाले समुद्री लुटेरों का होता। आमतौर पर इन लुटेरों में से हर एक के हिस्से $30,000 आते, जो उस समय सोमालिया के $3,000 की प्रति व्यक्ति की आय की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा थी। लूट की इस कमाई से इन लोगों को खेल और सिने जगत की मशहूर हस्तियों जैसी शोहरत और रुतबा हासिल होने लगा, जिससे आकर्षित होकर बड़ी तादाद में सोमालिया के युवा समुद्री लुटेरे बनने लगे। और एक समय ऐसा आया जब इन गिरोह सोमालिया के समुद्री क्षेत्र से बाहर मध्य एशिया से लेकर भारत के जल क्षेत्र तक और यहाँ तक कि मलक्का की खाड़ी में भी लूट की वारदातों को अंजाम देने लगे। आसपास समुद्री लुटेरों की मौजूदगी का पता होने के बावजूद जहाज के चालक दल के सदस्यों के लिए जहाज को किसी दूसरे रास्ते से लेकर जाना संभव नहीं होता था। Why piracy became a big problem? इन समुद्री लुटेरों से बचने का एक तरीका ये था कि लुटेरों की नौकाओं की तुलना में मालवाहक जहाज अपनी गति तेज कर दें। आमतौर पर एक मालवाहक जहाज की सामान्य गति 30 नॉटिकल माइल समुद्री मील होती है। इस गति पर चल रहे जहाज को समुद्री लुटेरों द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन अगर ये गति 18 नॉटिकल माइल समुद्री मील कर दी जाती तो लुटेरों के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल था। लेकिन गति सीमा बढ़ाने से रोज का खर्चा $90,000 बढ़ जाता। दूसरा तरीका मालवाहक जहाजों की रक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी, क्योंकि सोमालिया के समुद्री लुटेरों के पास न तो ऐसे हथियार थे और न ही उन्हें चलाने का प्रशिक्षण था। ये दोनों ही तरीके काफी कारगर साबित होते, लेकिन इन पर आने वाले बड़े खर्चे को देखते हुए ज्यादातर जहाज कंपनियों ने इनमें रुचि नहीं दिखाई। साल 2005 में समुद्री लुटेरों के हमले के केवल 5 घटनाएं सामने आई, लेकिन 2011 तक इनकी संख्या बढ़कर 160 पर पहुंच गई। यही वो समय था जब पूरी दुनिया का ध्यान सोमालिया के समुद्री लुटेरों की ओर गया और ज्यादातर देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए अपनी जंगी जहाजों को सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में भेजने की इच्छा जताई। शुरू में ऐसे देशों ने न केवल अपने मालवाहक जहाजों की रक्षा के लिए अपने जंगी जहाज भेजना शुरू किए, लेकिन यह प्रयास बुरी तरह असफल रहा। ऐसे में समुद्री डाकुओं की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न देशों की नौसेनाओं की भागीदारी से ऑपरेशन ओशन शील्ड के नाम से एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया। इस अभियान में दुनिया के कुल 30 देश शामिल हुए। इसमें शामिल भारत के 5 जंगी जहाजों में से INS तबर ने अपने काम से दुनिया भर में वाहवाही बटोरी। नवंबर 2008 में सऊदी अरब के एक मालवाहक जहाज MV टिबा ने अदन की खाड़ी से गुजरते समय मदद के लिए आपात संदेश भेजा। INS ने तुरंत कार्यवाही करते हुए अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहां भेजे और समुद्री लुटेरों को मार भगाया। इसके महज 30 मिनट बाद ही एक भारतीय मालवाहक जहाज जग अर्नव, जो INS तबर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर था, उस पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और इस जहाज ने भी मदद के लिए आपात संदेश भेजा। INS तबर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से मार्कोस कमांडर मदद के लिए जहाज पर उतार दिए और उसके अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके अगले सप्ताह ही INS तबर ने सोमालियाई डाकुओं की एक नौका डुबो दी।
समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान में भारतीय नौसेना के प्रदर्शन की संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून सहित दुनिया भर के नेताओं ने सराहना की। इसके बाद के वर्षों में विभिन्न देशों की नौसेनाओं के संयुक्त प्रयासों से समुद्री लुटेरों की वारदातों में काफी कमी देखने को मिली। वर्ष 2018 में ऐसी केवल 2 घटनाएं हुई। हालांकि इस समस्या से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका सिमोलियाओं के लोगों के लिए आजीविका के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना है। सिमोलिया के लोगों ने उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाली विदेशी ताकतों के खिलाफ पहले हथियार उठाए। अब दुनिया के कई दूसरे देश सिमोलिया में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए उन्हें कई मिलियन डॉलर की मदद दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में सिमोलिया में स्थितियां सामान्य होंगी और वो सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकेगा।